अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। आपके बुक के चैप्टर नंबर 4 का ये टॉपिक नंबर 4.6 है, दैट इज़ इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बच्चों जैसे एनर्जी वाला टॉपिक में मैंने आपसे बात की थी कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, हमेशा वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज हम लोग इस चीज़ को प्रूव करेंगे थ्रू डेरिवेशन कि हम लोगों की एनर्जी वाकई ही एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है या नहीं होती। बच्चों कंसीडर करो एक ऑब्जेक्ट है, ये जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किए और ये जो लाइन है दैट इज़ ग्राउंड लेवल। एक ऑब्जेक्ट है जो ज़मीन से इतनी h हाइट के ऊपर, सर्टन हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसको मैंने कहा कि h हाइट के ऊपर मेरा ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो जैसे हम लोगों को पता है कि हम लोगों की पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, ड्यू टू द पोजीशन। अगर किसी बॉडी के अंदर कोई पोजीशन होगी तो उस वजह से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी दैट इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए कि अगर हम लोगों की एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में या नहीं, हम क्या करेंगे, हम 3 पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। एक तो वो पॉइंट जिसके ऊपर आपकी बॉडी पड़ी हुई है, दूसरा वो पॉइंट जो है ग्राउंड पॉइंट, दैट इज़ कि बॉडी ने वहाँ से मूव करके इस ग्राउंड लेवल पे आना है, और तीसरा इन दोनों के दरमियान का कोई भी पॉइंट हम ले लेंगे, कोई भी दरमियान में ले लो, ऊपर नीचे कहीं पे भी, मतलब इन दो पॉइंट्स के दरमियान में हमने कोई पॉइंट्स ले लेना है, दैट इज़ नोन एज पॉइंट बी। अब यहाँ की अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ए पे देखो बच्चों, आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा हुआ है। जब रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो इट मीन्स कि वो मूव नहीं कर रहा, उसके अंदर कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। इसका मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ज़ीरो। और चूंकि ये बॉडी मेरी ज़मीन से इतनी हाइट के ऊपर पड़ी हुई है तो दैट मीन्स इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी। अब इस चीज़ को अगर यहाँ पे देखो, हमने क्या करना है बच्चों, हमने पॉइंट ए के लिए, पॉइंट बी के लिए और पॉइंट सी के लिए, तीनों के लिए अलग अलग टोटल एनर्जीज फाइंड करनी है और फिर हमने देखना है कि तीनों की वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो अगर हम बात करें पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए पे हमने कहा कि हमारी बॉडी हाइट पे पड़ी हुई है, दैट मीन्स कि उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी हमने बात क्या की कि कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हमने रिलेशन लिखा हाफ mv/a²। अब मैंने ए क्यों लिखा, क्योंकि ए पॉइंट पे जो मेरे पास बॉल की वेलोसिटी है, उस मैस की वेलोसिटी होगी, दैट विल बी नोन एज va। सिमिलरली पॉइंट बी के लिए vb होगी और vc होगी पॉइंट सी के लिए। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, हाफ mv/a²। अब इसमें जो मेरी ये va है, ये कौन सी वेलोसिटी होगी, मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी जब मैं इसको मूव कर रही हूँ या मूव करने से पहले जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी, उसकी vi, या वो किसके इक्वल है, va के। लेकिन चूंकि मेरी बॉडी रेस्ट पे है यहाँ पे, तो इट मीन्स कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो। अब जब मेरी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो एज अ रिज़ल्ट मेरी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। तो टोटल एनर्जी अगर हम पॉइंट ए पे कैलकुलेट करें बच्चों, तो वो किसके इक्वल आएगी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आएगी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए की। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या थी मेरे पास पॉइंट ए पे, mgh, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो। इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया mgh, यानी पॉइंट ए के ऊपर मेरे पास टोटल एनर्जी कितनी थी, mgh। अब बात करते हैं पॉइंट बी की। अब क्या हुआ कि पॉइंट ए से मेरी बॉडी मूव करना शुरू हुई और करती करती यहाँ तक आ गई। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करना है, मैंने देखना है कि यहाँ पे मेरी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी प्रेजेंट है। तो उसके लिए मैं क्या देखूँगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो बच्चों देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एक्स, यानी उसने कुछ इतना एक्स डिस्टेंस कवर किया। और हमारा पॉइंट ए से पॉइंट सी तक यानी ग्राउंड लेवल तक हमारी टोटल हाइट कितनी थी, h, हमारी बॉडी h हाइट पे पड़ी हुई थी। तो इसका मतलब कि बी से लेके इस ग्राउंड लेवल तक कितना डिस्टेंस मेरी बॉडी कवर करेगी, इस टोटल हाइट में से ये वाला डिस्टेंस। तो क्या हुआ कि मेरी बॉडी ने कितनी हाइट कवर की पॉइंट बी पे आने के लिए, ग्राउंड लेवल से वो कितना दूर थी, जितना मेरा ये वाला डिस्टेंस होगा। ग्राउंड लेवल की बात कर रही हूँ मैं, इस लेवल की बात नहीं कर रही कि वो स्टार्ट से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके, नो, हमने ग्राउंड लेवल की बात करनी कि ग्राउंड लेवल से मेरा पॉइंट बी कितना दूर है। तो वो कितना दूर है, h - x,
इस चीज़ पे बच्चों आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा जो पॉइंट बी है वहाँ तक बॉडी एक्स डिस्टेंस कवर कर रही थी तो हमें यहाँ पे एक्स लिखना चाहिए। नहीं बच्चों, हमने ग्राउंड की रिस्पेक्ट से देखना है कि ग्राउंड की रिस्पेक्ट से हमारे पॉइंट बी के जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, दैट इज एच माइनस एक्स। ये इस टोटल हाइट में से ये वाला डिस्टेंस कम कर दो। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एम जी इंटू एच माइनस एक्स। और इसको अगर आप ब्रैकेट को खोल के लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स। अब हम देखते हैं कि इसी पॉइंट के ऊपर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम लिख देंगे दैट इज हाफ एम वी बी स्क्वायर, क्योंकि हम पॉइंट बी की बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी बी स्क्वायर। अब वी बी हम फाइंड करेंगे किससे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, क्योंकि हमारी बॉडी जब मूव करना शुरू हुई तो उसके अंदर को इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई, उसके अंदर यहाँ पे अगर पहुंची है तो को फाइनल वेलोसिटी भी आ गई और उसने कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल किया। तो ये तीनों की तीनों क्वांटिटीज हमारी प्रेजेंट हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो हमारे पास वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2gS, ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे हमने अपनी वैल्यूज डालनी है। वी एफ किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, वी बी के, यानी यहाँ इस पॉइंट तक जो बॉडी वेलोसिटी कवर करके आएगी वो होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल है, जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ से बॉडी मेरी मूव करना शुरू हुई तो इनिशियली मेरी बॉडी रेस्ट पे थी। इनिशियली जब उसकी वेलोसिटी जीरो थी तो मैंने यहाँ पे वी आई इज इक्वल टू जीरो लिख दिया। और डिस्टेंस कितना कवर किया मेरी बॉडी ने, एक्स, ज़मीन की रिस्पेक्ट से नहीं। अब हम ये देख रहे हैं कि ऊपर से जब वो मूव करने आई है तो हमारे पास उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, एक्स। क्यों बच्चों, देखो अभी हम किसकी बात करें, हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द मोशन। तो मोशन उसका स्टार्ट हुआ यहाँ से। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसके रिलेटेड होती है, ड्यू टू द पोजीशन, यानी ज़मीन से कितना लेवल है। इस वजह से हमने यहाँ पे h माइनस एक्स लिखा और काइनेटिक एनर्जी के केस में हमने x लिखा कि हमारी बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया। और पोटेंशियल एनर्जी में क्या था कि ज़मीन से हमारी बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया। तो ये इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना बच्चों आपने। ओके, अब अगर हम ये तीनों वैल्यूज अपनी इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gx। इट मीन्स कि वी बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2gx। अब काइनेटिक एनर्जी में ये जो वैल्यू थी मेरे पास हाफ एम वी बी स्क्वायर, अब इसमें मैं वी बी स्क्वायर की वैल्यू डालूंगी बच्चों तो मेरे पास आ जाएगा हाफ एम इंटू 2gx। अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसल आउट हो गए तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या बची, mgx। पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दैट इज अगेन सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन आया था हमारे पास, mgh माइनस mgx और काइनेटिक एनर्जी का प्लस mgx। अब देखो ये mgx नेगेटिव के साथ है, ये mgx पॉजिटिव के साथ है, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, टोटल एनर्जी क्या आ गई, mgh। अब अगर हम बात करें पॉइंट सी की, पॉइंट सी पे देखो बच्चों, बॉडी ने मूव करना शुरू किया था ए पॉइंट से सी तक, यानी यहाँ से नीचे आई। तो टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कितना कवर किया, h। स्टार्ट में मेरे पास बॉडी मूव अभी जब नहीं कर रही थी तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। डिस्टेंस उसने कवर किया h। तो अभी हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कितनी है पॉइंट सी पे आने के बाद। देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो गई, 0 के। क्यों, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मेरी बॉडी आ गई, इट मीन्स कि वो ज़मीन से उसका सर्टन अब कोई लेवल नहीं है, कोई हाइट नहीं है, बॉडी मेरी ज़मीन पे पड़ी हुई है। तो इट मीन्स कि उसके अंदर हाइट की वैल्यू क्या है, 0। तो एज अ रिजल्ट मेरी पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो गई, 0। अब बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी उसकी ज़मीन के ऊपर। उसके लिए हम लिखते हैं हाफ एम वी सी स्क्वायर और अगेन वी सी की वैल्यू हम किससे फाइंड करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो हमारे पास वी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, वी सी के। वी आई किसके इक्वल है, 0 के। क्यों, क्योंकि इनिशियली मेरी बॉडी ने जब ए से मूव करना शुरू किया, ए पे जब मेरी बॉडी पड़ी हुई थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल थी, 0 के इक्वल थी। और डिस्टेंस मेरी बॉडी ने कितना कवर किया, इतना डिस्टेंस कवर किया, h डिस्टेंस कवर किया ए से लेके सी तक आने के लिए। तो हम मेरे पास s किसके इक्वल आ गया, h के। तो ये तीनों वैल्यूज अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो मेरे पास वी सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है बच्चे, 2gh के।
अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हाफ m इंटू 2gh, 2 और 2 आपस में कैंसल आउट हो गए, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपके पास आ गई mgh। पॉइंट सी पे टोटल एनर्जी अगर मैं देखूं तो वो किसके इक्वल आ गई है बच्चों, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों देखो टोटल एनर्जी पॉइंट सी पे मेरे पास किसके इक्वल आ गई, mgh के। तो अब अगर आप यहाँ से देखो कि पॉइंट ए के लिए मेरे पास टोटल एनर्जी कितनी थी, mgh, पॉइंट बी के लिए मेरे पास टोटल एनर्जी कितनी थी, mgh, और पॉइंट सी के लिए मेरे पास टोटल एनर्जी कितनी थी, mgh। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है बच्चों कि यहाँ पे देखो अगर आप डायग्राम में, तो आपके पास पॉइंट ए पे मैक्सिमम जो एनर्जी की वैल्यू थी वो किसकी वजह से थी, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। यहाँ पे आपके पास जो mgh है ये पोटेंशियल एनर्जी का mgh है। लेकिन जैसे जैसे बॉडी ने मूव करना शुरू किया, इट मीन्स कि उसकी हाइट में चेंज आना शुरू हुआ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आना शुरू हुआ। जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट ए से सी की तरफ आ रहा है, ग्राउंड तक आ रहा है, तो उसकी हाइट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ कम होती जा रही है। इट मीन्स कि वो जो उसके अंदर हाइट में चेंजिंग आ रही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग आ रही है, वो सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। देखो स्टार्ट में आपके पास मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, और जब आप ग्राउंड पे आए हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई है। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का कोई कंपोनेंट नहीं बचा, आपके पास वो सारी एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। और ये चीज़ अभी हमने प्रूव की कि कैसे ये आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन हाइट से ज़मीन की तरफ मूव करना शुरू करेगा, तो एज अ रिज़ल्ट उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो करस्पॉन्डिंगली डिक्रीज़ होती जाएगी। और डिक्रीज़ होते साथ साथ जैसे जैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है बच्चे, ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी होती है। जैसे ही बॉडी मोशन स्टार्ट करेगी, मूव करना शुरू करेगी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी करस्पॉन्डिंगली काइनेटिक एनर्जी में, और ज़मीन पे आने तक आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कम्प्लीटली ज़ीरो और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी मैक्सिमम। यहाँ तक बात की हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों ये जो सारा फिनोमेना है ये उस केस में है कि अगर आप लोग निगलेक्ट करो कि आपकी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रही। कौन सी फोर्स लग सकती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग सकती है, मींस कोई रेजिस्टिव फोर्स लग सकती है जो आपकी बॉडी के मोशन को स्टॉप करे। लेकिन अभी हम कंसीडर कर लें कि ऐसी आइडियल सिचुएशन है जिसमें हमारे पास हमारी कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रही, तो ये सारा सिनेरियो उस केस में एप्लीकेबल है। अब ये जो हमने सारा पढ़ा इसमें हमने क्या कंक्लूड किया कि जैसे जैसे मेरी बॉडी टॉप लेवल से नीचे ज़मीन की तरफ आ रही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है वो कहाँ जा रही है, उसकी वजह से बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, गेन कर रही है काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ से एक जर्नल स्टेटमेंट लिख सकते हैं दैट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यानी जैसे जैसे बॉडी के अंदर से पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है वो आते आते काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दोबारा गेन हो रही है। तो इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें बच्चों की ये मेरी बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई थी, उसके बाद कुछ सर्टेन इस लेवल पे आगे करते करते नीचे ग्राउंड पे जाएगी, तो इन दो लेवल्स के केस में आपके पास बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, mg। तो एज इट इज़ है, बॉडी का मास तो चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रही है, हाइट हो रही है। तो इट मीन्स कि बॉडी के अंदर कितना चेंज आ रहा है, ये h1 माइनस h2 जैसे हमने किया था h माइनस x। और आपके पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, v2 माइनस v1। अब ये v2 माइनस v1 क्यों है बच्चे, देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जो वेलोसिटी की वैल्यू है बच्चे वो कम होगी। जैसे जैसे वो आपकी बॉडी मूव करती जाएगी ग्राउंड की तरफ, वो ज़्यादा तेज़ स्पीड से गिर रही है, इट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी की वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा है। तो बेशक आप इस m को डिस्प्लेस करके इधर रख लो, इधर रख लो, बेशक ज़मीन के करीब ले आओ, तो हर केस में आपके पास ये v2 की वैल्यू v1 से ज़्यादा ही होगी। यानी यहाँ पे रेस्ट पे था, यहाँ पे वो मूव कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू आपके पास हमेशा ज़्यादा होगी। तो अब अगर हम ये तो सारा केस हमने लिखा कि अगर हमारे पास कोई फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है।
अब अगर हम बात करें कि सपोज हमारी बॉडी के ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस भी एक्ट कर रही हैं, तो उस केस में जो हमारी बॉडी को फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी तो कोई वर्क डन करना होगा। वो वर्क डन किसके इक्वल होगा? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और वो डिस्टेंस जितना कवर करेगी। तो डिस्टेंस हमने जर्नल केस में कितना लिखा था? h। यानी हमारी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, जिसकी वजह से हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉडी के ऊपर लग रही है कि वो उसके मोशन को अपोज करे, लेकिन हमारी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? h डिस्टेंस कवर कर रही है। तो सिंपल जो आपके पास वर्क का रिलेशन होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, यहाँ पे मैं f को रिप्लेस कर रही हूँ स्मॉल f से यानी फ्रिक्शनल फोर्स से, और d को रिप्लेस कर रही हूँ h से यानी हाइट से, जितनी बॉडी वो हाइट कवर कर रही है। तो इसका मतलब कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, हमने क्या बात की थी कि पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ लूज होती जाएगी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर से कुछ वैल्यू को निकालेगी इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए, यानी उसके लिए भी कोई ना कोई वर्क डन करेगी। तो वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना है मेरे पास? FH। तो अब यहाँ से जर्नल हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल है हमारे पास, क्योंकि वो आपस में कन्वर्ट हो रही हैं, तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट आ जाएगी? इक्वेशन क्या आएगी? mgh माइनस FH इज इक्वल टू हाफ mv²। और यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ गई? हाफ mv² प्लस FH, यानी जितना बॉडी के अंदर लॉस आ रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जितनी बॉडी अपने अंदर से उस पोटेंशियल एनर्जी को लूज कर रही है, उसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है। और दूसरा, वो कुछ एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही है वर्क डन करने के लिए कि वो फ्रिक्शन को ओवरकम करे। यहाँ तक बच्चों आपका टॉपिक था इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अभी नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज टॉपिक नंबर 4.8 इन योर बुक, 4.7 इन योर बुक, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि आपकी एनर्जी की वैल्यू सेम रह रही है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो हो रही है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रही। ये बात आपको पता है कि एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कभी भी आपकी एनर्जी की वैल्यू ख़त्म नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट हमने एक केस किया कि हमारी बॉडी स्टार्ट में हाइट पे थी, वो जब जैसे ही हाइट उसकी कम होना शुरू हुई, वो डिक्रीज ग्राउंड लेवल की तरफ मूव करना शुरू हुई, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती गई काइनेटिक एनर्जी में। तो इट मीन्स कि आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, it can be transformed from one kind to another, but the total amount of energy remains constant। इसका क्या मतलब है बच्चों कि एनर्जी आपकी कभी भी ख़त्म नहीं होती। एनर्जी आपकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो हो जाती है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो कि स्टार्ट में आपके पास एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, और एंड पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh है। तो यहाँ पे क्या है? एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल से काइनेटिक में, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। यानी टोटल एनर्जी आपके पास कितनी थी? mgh, और एंड पे भी आपके पास कितनी एनर्जी है? mgh। तो ये थी आपके पास डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें बच्चों, तो एक एग्जांपल ये जो केस अभी हमने स्टडी किया कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, हाइट पे है, तो इसके पास मैक्सिमम एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आप इसको नीचे फेंकोगे तो पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी को, वो पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल को मिलती जाएगी और वो अपना मोशन कंटिन्यू करेगी टुवर्ड्स द ग्राउंड। और सिमिलरली जब यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे पहुँचेगी तो आपकी बॉल के अंदर मैक्सिमम जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। और भी एग्जाम्पल्स है डेली लाइफ में एनर्जी कन्वर्जन में। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हम लोग अगर इसको आप कंसिडर करो केमिकल इनटू मैकेनिकल, इसमें क्या है बच्चों कि हम खाना खाते हैं, हम कोई भी खाने की चीज़ खाते हैं, हमारे अंदर बॉडी के अंदर वो कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी जब हम खाते हैं हमें इतनी ताकत आ जाती है, उसके बाद हम कोई काम करना शुरू करते हैं, हम कोई वर्क डन करते हैं। इट मीन्स कि वो जो केमिकल एनर्जी हमने खाने से हासिल की वो हमने ट्रांसफ़र की मैकेनिकल एनर्जी करने के लिए, यानी कोई काम करने के लिए। ऐसी बाकी एग्जांपल्स हैं, जैसे हम बिजली ऑन करते हैं और उसकी वजह से हमारा कोई बल्ब ऑन हो जाता है, तो हम अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं लाइट एनर्जी में। हम बिजली चलाते हैं और हमारा फ़ैन ऑन होना शुरू हो जाता है, तो हम अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं विंड एनर्जी में।
सिमिलरली बच्चे, लाइट है, सूरज है, पड़ रहा है आपके पौधे के ऊपर, तो प्लांट उसको लेके अपने अंदर फूड प्रिपेयर कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फूड प्रिपेयर कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, और अगेन वो केमिकल एनर्जी हम खा के कोई ना कोई वर्क डन कर रहे हैं। ऐसे ही आपके पास बाकी एग्जांपल्स हैं कि फ्यूल आप डालते हो गाड़ी में, केमिकल एनर्जी, उसके बाद गाड़ी मूव करना शुरू होती है तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये सारे एग्जांपल्स और बाकी भी जितने भी एग्जांपल्स है डेली लाइफ में आप लोग देखते हो, तो उसका सबका स्टोरी इन द नटशेल क्या है कि एनर्जी बच्चे कभी भी ख़त्म नहीं होती, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अभी आपका होमवर्क क्या है कि आपने ये दोनों टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं और उसके बाद आपने इनके नोट्स बनाने और आपने एग्जाम्पल नंबर 4.3 सॉल्व करनी है। अगेन बच्चों, आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, लेक्चर्स में से, इवन प्रीवियस लेक्चर्स में से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आपके स्मार्ट सिलेबस में जो आपकी बुक है चैप्टर नंबर 4 है, उसमें यहाँ तक के टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ 4.8 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ये आपका स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो अभी कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।